अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग काइनेटिक्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास एसिड हाइड्रोलाइसिस, या हम इसको इक्वेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते लेते हैं कि एसिड हाइड्रोलाइसिस हमारे पास होती क्या है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि व्हेन अ लिगेंड प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्पीशी। अब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स स्पीशी देखी कि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स थे, जिसमें हमारे पास 6 उसके साथ लिगेंड अटैच हुए हुए थे। अब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसमें क्या होता है कि एक हमारे पास मेटल लाइन और उसके साथ जुड़े हुए जो हमारे पास लिगेंड होते हैं, उसको एक पूरे स्फीयर को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ऑफ कम्प्लेक्स स्पीशी इज रिप्लेस बाय H2O मॉलिक्यूल। उसमें हमारे पास क्या होता है कि एक लिगेंड जो होता है वो H2O से रिप्लेस हो जाता है, मतलब सब्सटीट्यूशन जो होती है वो H2O मॉलिक्यूल से होती है इन एक्वस मीडियम। और ये रिएक्शन किस उसमें मीडियम में हो रहा है, एक्वस मीडियम में हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एसिड हाइड्रोलाइसिस। इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कम्प्लेक्स। अब इक्वेशन हम इसको क्यों कहते हैं, एक्वा का मतलब हमें पता है, हम एक्वा का मतलब होता है H2O। तो इस वजह से हम जो है इसको एक्वेशन ऑफ कम्प्लेक्स भी, मतलब एडिशन ऑफ वाटर इसमें हो जाती है, तो इस वजह से हम इसको एक्वेशन ऑफ कम्प्लेक्स भी कहते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ एन एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इज। अब यहाँ पे हम लोगों को जो है वो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास मेटल लाइन है, प्लस हमारे पास जो है ये लिगेंड्स है A5L, प्लस हम लोगों ने जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो L जो है इसको रिप्लेस किया वाटर ने, यहाँ पे वाटर इसके साथ आ गया, प्लस L जो है वो लिविंग ग्रुप के तौर पर यहाँ से चला गया। नेक्स्ट वो बात करते हैं इक्वेशन इन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स। देर आर वेरियस काइंड ऑफ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स। तो कहते हैं हमारे पास बहुत सी डिफरेंट काइंड्स है ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स की, एंड वी हैव टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म जो है उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो मैकेनिज्म है इसमें हम लोग जो है SN1 के थ्रू जो है इसको स्टडी करेंगे, जहाँ पे जब वो कहते हैं कि व्हेन देयर इज नो इनर्ट लिगेंड अ पाई डोनर आर अ पाई एक्सेप्टर। अब वो कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो रिएक्शन कब होता है, इस मैकेनिज्म को कब जो है हमारा रिएक्शन फॉलो करता है, जब हमारे पास कोई इनर्ट लिगेंड नहीं होता, कोई पाई डोनर या पाई एक्सेप्टर नहीं होता। टेक इन टू अकाउंट द फॉलोइंग रिएक्शन व्हेन वेयर ए इज नाइदर पाई डोनर नॉर पाई एक्सेप्टर। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ए, वो लिगेंड जिन्होंने वहाँ से डिटैच या रिप्लेस नहीं होना होता, वो ना तो पाई डोनर होते हैं और ना ही पाई एक्सेप्टर होते हैं। अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू 2 स्टेप। तो ऐसे हमारे पास जो होते हैं कम्प्लेक्स आयन होते हैं वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। पहला हमारे पास स्टेप जो है इसमें हमारे पास डिसोसिएशन होगी। ये हमारे पास मेटल है, ये हमारे पास लिगेंड्स है, लिविंग ग्रुप यहाँ से डिसोसिएट हुआ है, तो हमारे पास जो है स्केयर पायरामिडल हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया, प्लस लिविंग ग्रुप हो गया। यहाँ पे एसोसिएशन हो रही है, एडिशन हो रही है वाटर की, H2O यहाँ पे आके इसके साथ एसोसिएट होगा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हम अगर इसके रेट की बात करें तो हम लोगों को पता है कि रेट जो होता है वो स्लो स्टेप, यहाँ पे हमारे पास ये स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप में जितनी स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं उस पे डिपेंड करता है। तो K इंटू कम्प्लेक्स, और हमारे पास यहाँ पे एक ही स्पीशी इन्वॉल्व है, तो इस वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। सेकेंड मैकेनिज्म है हमारे पास अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म इट मे प्रोसीड थ्रू 2 स्टेप। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू भी ये 2 स्टेप्स में प्रोसीड होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, एसोसिएशन होती है, मतलब H2O जो है वो आके इसके साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास 6 कोऑर्डिनेटेड से 7 कोऑर्डिनेटेड कम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में हमारे पास जो डिसोसिएशन होती है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो यहाँ से चला जाता है और ये हमारा जो है प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास रेट जो है, क्योंकि स्लो स्टेप फर्स्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप होता है हमारे पास, ये इसमें हमारे पास 2 स्पीशीज़ जो है वो इन्वॉल्व है, तो इन्हीं पर ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा। लेकिन बाद में वो कहते हैं कि सिंस H2O इज इन लार्ज एक्सेस, अब क्योंकि हम लोग इसको एक्वस मीडियम में कर रहे हैं और H2O जो है हमारे पास लार्ज एक्सेस में मौजूद है, सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जस्ट हमारे पास कम्प्लेक्स साइन पे डिपेंड करेगा। Both the mechanism predict the rate of hydrolysis reaction is dependent only on the concentration of complex। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि दोनों मैकेनिज्म जो है वो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस की किस स्पीड से हमारा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो है वो हो रहा है उसको जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं, और वो जस्ट डिपेंड करता है हमारे पास कम्प्लेक्स आइन पे। The measurement of rate of hydrolysis reaction is not able to decide whether the hydrolysis reaction proceed through SN2 mechanism, SN1 mechanism or SN2 mechanism। लेकिन हमारे पास जो रेट है वो डिटरमाइन नहीं करेगा, वो डिसाइड नहीं करेगा कि आया कि हमारे पास जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है या SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। तो फिर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो रेट ऑफ जो रिएक्शन हुआ है वो SN1 के थ्रू हुआ है या SN2 के मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास चंद और जो है वो फैक्टर्स हैं, उनको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो फैक्टर है वो है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स।
चार्ज के ज़रिए हम लोग देखेंगे कि हमारा रिएक्शन जो हुआ है वो आया कि उसने SN1 को मैकेनिज़्म को फॉलो किया या SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो किया। तो यहाँ पे सबसे पहले वो कहते हैं कि फॉर CO3 यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट जो है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड अदर मेटल आयन द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस होती है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता चला जाता है। इट मीन्स के चार्ज के इंक्रीज होने से हाइड्रोलाइसिस का रेट जो है वो डिक्रीज होगा। तो नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिस CO ये हमारे पास EN जो इथाइलिन डायमाइन होती है Cl2 इज सम 100 टाइम फास्टर देन द सिस COEN ClH2। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ये वाला जो हमारे पास कम्प्लेक्स है ये 100 टाइम फास्टर रिएक्शन देता है देन इस हमारे पास कॉम्प्लेक्स की। अब रीज़न क्या है, यहाँ पे +1 चार्ज और यहाँ पे +2 चार्ज है और अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज करता चला जाता है। हैज़ ओवरऑल चार्ज +1 एंड +2। अब यहाँ पे वो वही बात कर रहे हैं क्यों इसका जो रेट है वो 100 टाइम जो है फास्टर है बिकॉज इसके ऊपर +1 चार्ज है और इसका जो है 100 टाइम स्लो है रेट क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज है। तो ये हमारे पास रिएक्शन इन लोगों ने दी है। यहाँ पे हमारे पास जो है 2 Cl है, यहाँ पे हमारे पास Cl कोबाल्ट के ऊपर 3+ चार्ज था और हमें पता है क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो 2 क्लोरीन है तो -2 चार्ज आ जाएगा। और जब हम इनको जो है वो प्लस माइनस इनकी करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो है +1 चार्ज बच जाता है। तो ये रिएक्शन जो है फास्टर रिएक्शन होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल क्लोरीन है, इसके ऊपर -1 चार्ज और H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इस वजह से इसके ऊपर +3 -1 तो +2 चार्ज हमारे पास जो है ओवरऑल बच गया और ये रिएक्शन जो होता है हमारे पास स्लो रिएक्शन होता है। रेट 1 जो है वो 100 टाइम मोर होगा देन रेट 2, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन का वो 100 टाइम ग्रेटर है देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सेकंड जो हमारे पास दूसरा रिएक्शन था। अब यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि अब हम लोगों को ये तो पता चल गया कि चार्ज के इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। तो अब हम ये देखेंगे किस तरह से हमें पता चलेगा कि आया कि SN1 को फॉलो कर रहा है मैकेनिज्म को SN2 को। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि व्हेन SN1 mechanism is followed, greater positive charge as on second above make the dissociation of living group Cl from the metal ion more difficult। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर हम लोग SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास डिसोसिएशन होगी यहाँ से Cl जो है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ से Cl रिमूव होगा फर्स्ट स्टेप में तो हमारे पास यहाँ पे +1 से +2 चार्ज आ जाएगा, मतलब चार्ज इंक्रीज हो जाएगा डिसोसिएशन में। तो जैसे ही चार्ज इंक्रीज होगा हाइड्रोलाइसिस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम SN2 को फॉलो करते हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास एसोसिएशन होती है तो उससे जो है हमारे पास चार्जेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चार्ज इंक्रीज नहीं होंगे। तो इस वजह से हमारा जो रिएक्शन है वो SN2 को फॉलो करेगा। यहाँ पे वो बात करते हैं बट थ्रू SN2 मैकेनिज्म द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस वुड रिमेन अनचेंज। अब वही बात हो रही है क्योंकि एसोसिएशन होगी +1, अगर H2O आ भी जाए तो उसके एडिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, +1 ही चार्ज रहेगा। चार्ज जो है वो अनचेंज रहेंगे विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि चार्ज ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा तो इस वजह से हमारा जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। The rate of hydrolysis of complexes decrease with the increase of the basicity of L ligand। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस कम्प्लेक्स वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे बेसिसिटी होती है लिगेंड की इंक्रीज करती है, मतलब लिविंग ग्रुप की बेसिसिटी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी हमारा जो हाइड्रोलाइसिस है, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस वो डिक्रीज करता चला जाएगा। इस बात को जहन में रखना हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर एग्जाम्पल द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ कम्प्लेक्स हमारे पास जो है रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ कम्प्लेक्स है, ये हमारे पास कोई कम्प्लेक्स है, एल जो हमारे पास लिगेंड है, लिविंग ग्रुप है कंटेनिंग एल। ये हमारे पास उन्होंने एल एल की जगह पे हमें कुछ ग्रुप्स दिए हैं। यहाँ पे हमारे पास CF3 है, COO नेगेटिव, CCl3 COO नेगेटिव। ये हमें जो है CHCl2 फिर CH2 Cl एंड देन लास्ट में हमारे पास CH3 CH2 डिक्रीज। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो है वो डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम CF3 COO2 CH3। अब वो कहते हैं जैसे जैसे हम यहाँ से मूव करते हैं हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज करता है। अब इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि फ्लोरीन हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगी तो ये कम लेस बेसिक होगा। जबकि अगर हम फ्लोरीन की निस्बत क्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन से कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन।
तो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्लोरीन 2 है, फिर क्लोरीन है, एंड देन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत कम हो जाती है। और हमारे पास क्योंकि CH3 और CH2 ये जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब यहाँ पे बेसिसिटी इंक्रीज कर जाती है। बेसिसिटी इंक्रीज करने की वजह से जैसे जैसे हम यहाँ से इस तरफ मूव करते हैं, हमारा रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस डिक्रीज होता चला जाता है। ऊपर भी हम लोगों ने यही देखा था कि जैसे जैसे बेसिसिटी इंक्रीज करेगी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। बेसिसिटी यहाँ पे जो है वो इंक्रीज कर रही है और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है, सिंस द बेसिसिटी ऑफ दीज लिगेंड इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन। अब वो कहते हैं कि इसी डायरेक्शन में बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज करी, इसकी कम थी, इसकी उससे ज़्यादा हो गई, फिर इसकी ज़्यादा हो गई, फिर इसकी, इसी डायरेक्शन में ही बेसिसिटी इंक्रीज कर रही है और रेट ऑफ रिएक्शन इसी डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है। दिस एक्सप्लेनेशन इज ट्रू फॉर SN1। इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास, क्योंकि अब हम लोगों को पता है कि SN1 मैकेनिज्म को अगर हम देखें, SN1 मैकेनिज्म में हमारे पास सबसे पहले डिसोसिएशन होती है। अब अगर बेसिसिटी इंक्रीज कर रही है तो डिसोसिएशन नहीं होगी, और डिसोसिएशन नहीं होगी तो SN1 को वो फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर यही बात हो गई कि ये रिएक्शन भी जैसे जैसे बेसिसिटी इंक्रीज करेगी, हमारा जो रिएक्शन होगा वो SN2 को फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फैक्टर है हमारे पास, कंसीडर द कम्प्लेक्स वन बिलो विच हैज़ APY एज अ लिगेंड। अब हमारे पास APY क्या है, A हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, PY हमारे पास पायरिडीन है। पायरिडीन के ऊपर H है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, A इज सब्स्टिट्यूएंट ऑन पायरिडीन। यहाँ पे हमारे पास ये कम्प्लेक्स साइन है, यहाँ पे हमारे पास ये इसके लिगेंड है, दो हमारे पास इथाइलिन डाइअमाइन है, एक हमारे पास पायरिडीन है, एक हमारे पास Cl है। और हमारे पास ओवरऑल जो है +2 चार्ज है इस कम्प्लेक्स के ऊपर, प्लस हमारे पास H2 है, यहाँ पर Cl जो है वो उसकी सब्स्टिट्यूशन हुई है H2O के साथ, और यहाँ पर हमारे पास +3 इसके ऊपर चार्ज आ गया। द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन A इज इक्वल टू CH3 इज सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन। द इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट काज्ड बाय CH3 सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग यहाँ पे अगर रेट कांस्टेंट्स देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये सिंपल पायरिडीन है और ये हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो हमारे पास सिंपल पायरिडीन है इसका रेट है हमारे पास 1.1, जबकि अगर हम सब्स्टिट्यूटेड जो है पायरिडीन का इसका रेट देखें तो इसका रेट इस पायरिडीन से इसका रेट ज़्यादा है 1.3। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये किस वजह से इसका रेट ज़्यादा, क्योंकि इसके CH3 जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी तरफ जो है वो खींच रही है। इट इज़ कास्ट डिस्टॉर्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स CO एटम। अब वो कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिंग में चले जाएंगे, और CO की एटम की तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जानी थी वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, एंड दस हेल्प द डिसोसिएशन ऑफ Cl आयन। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ नहीं जा रही तो इस वजह से क्लोरीन का वहाँ से डिसोसिएट होना ईजी हो जाएगा, विच इज़ लिविंग ग्रुप, जो कि हमारे पास लिविंग ग्रुप था। अब क्योंकि सबसे पहले अगर डिसोसिएशन हो जाती है तो इट मीन्स दिस अगेन कन्फर्म द फैक्ट दैट द रिएक्शन इज थ्रू डिसोसिएशन SN1 मैकेनिज्म। तो अब यहाँ से वो कहते हैं कि इस वजह से क्या होगा कि हमारे पास डिसोसिएशन SN1 मैकेनिज्म को ऐसा रिएक्शन जो है वो फॉलो करेगा। अब हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन आ जाती है तो वो क्या करती है, वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट करती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को के डिस्टॉर्शन की वजह से Cl की जो रिमूवल है वो ईजी हो जाती है, और इससे हमारे पास डिसोसिएटिव SN1 मैकेनिज्म जो है वो फॉलो हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट वो बात करते हैं द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ये हमारे पास एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है इन विच APY इज, सबसे पहले हमारे पास पायरिडीन है, थर्ड है हमारे पास 3 मिथाइल पायरिडीन, और सेकंड हमारे पास 3 मिथाइल पायरिडीन, और थर्ड हमारे पास 4 मिथाइल पायरिडीन आर। अब यहाँ पे उन लोगों ने दिया हुआ है कि अगर हमारे पास सिर्फ पायरिडीन हो तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ये होगा, अगर हमारे पास जो है 3 मिथाइल पायरिडीन हो तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा, और अगर हमारे पास 4 मिथाइल पायरिडीन हो तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इफेक्ट है वो है हमारे पास स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास बल्की ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास मेटल लाइन के ऊपर आके अटैच होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे क्राउडिंग हो जाती है, उसकी वजह से बाहर से कोई जो लिगेंड है वो मेटल के ऊपर अप्रोच नहीं कर सकता। तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। लेट अस कंसीडर द कम्प्लेक्स ऑफ ट्रांस COAA। अब ये A जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास जो है बाइडेंटेट लिगेंड्स है। टाइप हेयर ए इज बाइडेंटेट लिगेंड इट कैन बी। अब ये हमारे पास जो है वो कहते हैं हमारे पास ये हो सकते हैं जिसमें हमारे पास एक हमारे पास जो है डाई इथाइल डाई अमाइन है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो है वो CH के हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास मतलब बल्कीनेस जो है वो बढ़ती चली जा रही है। द साइज आर बल्क ऑफ लिगेंड
बिकम मोर एंड मोर। अब वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे थे, हमारे पास साइज और बल्कीनेस जो है लिगेंड की वो इंक्रीज हो रही थी। दिस काज मोर स्टीरिक क्राउडिंग, इसकी वजह से स्टीरिक क्राउडिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आइन के इर्द गिर्द जो क्राउडिंग है वो इंक्रीज हो रही है। सो एन अदर लिगेंड कैन नॉट टेक अप बाय द कम्प्लेक्स, इस वजह से बाहर से कोई लिगेंड जो है वो आके मेटल पे जो है अटैक नहीं कर सकता। इट मीन्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ SN2। अब क्योंकि सब एसोसिएशन नहीं हो सकती, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, तो SN2 जो है मैकेनिज्म वो नहीं होगा। On the contrary, the removal of substituent on the ligand will reduce the overcrowding of ligand around the central metal ion। हाँ, अगर हम SN1 के थ्रू जाए, मतलब सबसे पहले डिसोसिएशन करा दें, डिसोसिएशन करा देंगे तो ओवर क्राउडिंग जो है वो कुछ कम हो जाएगी। तो इस वजह से SN1 मैकेनिज्म जो है वो हो सकता है। दिस गिव द एविडेंस ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो जैसे जैसे हमारे पास बल्कि ग्रुप जो है वो अटैच होंगे या स्टेरिक इफेक्ट स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगी, हमारा जो रिएक्शन होगा वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। The increase in the bulk of ligand also increase the value of rate constant for the acid hydrolysis। अब वो कहते हैं जैसे जैसे हमारे पास बल्कीनेस इंक्रीज होती है लिगेंड की, उसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता चला जाता है ऑफ कम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जो है उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता चला जाता है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। अभी हमारे पास एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, यहाँ पर हमारे पास ट्रांस, उसी तरह से हमारे पास ये जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ए जब हमारे पास डाई मिथाइल डाईथाइल डायमाइन होगा, थाइलीन डायमाइन होगा, तो हमारे पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा। लेकिन जब हमारे पास बल्कीनेस जो है वो इंक्रीज होगी तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर गया। तो ये हम लोगों ने कुछ इफेक्ट्स कुछ फैक्टर्स देखे, चार्ज का फैक्टर देखा, हम लोगों ने बेसिसिटी का फैक्टर देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने लिगेंड्स का जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट देखा, और लास्ट में हम लोगों ने स्टेरिक इफेक्ट देखा। इन बेसिस पे हम लोग जो है वो डिफाइन मतलब डिटरमाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमारा रिएक्शन जो है वो SN1 को फॉलो करेगा मैकेनिज्म को, या SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा।